हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लर्निंग हिंदी में। क्या आपको पता है कि सरकारी नौकरी में सभी को बराबरी का मौका देना संविधान का अधिकार है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, जो देता है हर नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के साथ साथ समान अवसर का अधिकार, और उसके साथ जानेंगे हम इससे संबंधित केस लॉस। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 और 16 भाग 3 जो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को सक्षम बनाता है। प्रासंगिक पदों में धार्मिक योग्यताओं की अनुमति देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए सभी लोग योग्य होते हैं, सभी लोग समान रूप से भागीदारी कर सकते हैं उसके अंदर, और अपनी योग्यता के अनुसार समान रोजगार पाने का अधिकार है उनको। इसका उद्देश्य है सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी का मौका देना। ये संविधान का अधिकार है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो अनुच्छेद 16 खंड 1 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। तो जो ये जो हमारा अधिकार है अनुच्छेद 16, ये हमारा सकारात्मक अधिकार है। यह केवल सरकारी नौकरियों पर ही लागू होता है। हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर मिलेगा और हर एक व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित कर की जाएगी, जैसे कि आवेदन करने का सबको समान अवसर देना और चयन प्रक्रिया में भी समान भागीदारी करने देना। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो एग्जाम होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, उसमें सभी व्यक्तियों को परीक्षा देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। फॉर्म के अंदर जो कैटेगरीज होती है आरक्षण के हिसाब से, तो उनको कुछ छूट दी गई होती है फॉर्म के अंदर, वो अवेलेबल होती है। दूसरा है अनुच्छेद 16 खंड 2, केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को रोकता है, जैसे कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में सरकारी नौकरी या पद के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे धर्म या जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी नागरिक के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाएगी, ये असंवैधानिक होगा। जैसे हिंदू है तो हिंदुओं को ही नौकरी दी जाएगी, और किसी भी धर्म के किसी भी धर्म के जो नागरिक होगा उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं को इस पद के लिए अनुमति नहीं है, ये भी असंवैधानिक हो जाएगा। यदि कोई भी एक पद उस लिखा जाए अगर कि ये पद महिलाओं के लिए नहीं है, तो ये संवैधानिक होगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर देना ही इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सभी नागरिकों को समान रोजगार पाने का अधिकार देता है। तीसरा है अनुच्छेद 16 खंड 3, संसद को विशिष्ट सार्वजनिक रोजगार के लिए किसी भी राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता वाले कानून बनाने का अधिकार देता है। अच्छा, आपने अनुच्छेद 16 1 में देखा था कि रोजगार में समान होना चाहिए। अनुच्छेद 2 में भी देखा कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान देखा जाता है। लेकिन जो इसमें 16(3) में हमें बताया गया, एक एक्सेप्शन दिया है, अपवाद दिया गया है, वो ये है कि जो संसद है वो कभी भी कानून बना सकती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी केंद्र शासित राज्य के लिए, कि अगर कोई जो जॉब निकली हुई है, कोई वैकेंसी निकली है, जो वैकेंसी निकली है वो उसी स्टेट की निकली है, मान लो दिल्ली की निकली है, ठीक है, तो उसमें जो अप्लाई करेगा, वो आवेदन कर सकेगा, वो दिल्ली का ही निवासी कर सकेगा, ठीक है। मुंबई राज्य ने अपनी जॉबें निकाली है, नौकरियां निकाली है, तो उसमें सिर्फ मुंबई का निवासी जो व्यक्ति नागरिक होगा वही अप्लाई कर सकेगा, कोई बाहर के नहीं करेगा। मान लो जो दिल्ली का निवासी है वो मुंबई में अप्लाई नहीं कर सका, और जो मुंबई वाला है वो दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सका। तो ये एक बाउंडेशन, एक अपवाद दिया गया है, वो है संसद। ये कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास ही, ये संसद ही अपने हिसाब से बना सकती है, ठीक है। तो दिल्ली का निवासी ही आवेदन कर सकता है दिल्ली में निकली हुई नौकरियों के लिए। मुंबई में निकली हुई नौकरियों के लिए जो है वो मुंबई का निवासी ही आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य या राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न करने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियां या पद आरक्षित करने की अनुमति देता है। ये जो खंड है 4,
ये एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। ये आरक्षण का प्रावधान की बात करता है, ठीक है, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इसमें जो ओबीसी, एसटी और जो एससी लोग, अनुसूचित जातियां होती हैं, उनके लिए प्रावधान दिया गया है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको और लोगों की, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके समान लाने के लिए आरक्षण की एक सुविधा दी गई थी, ठीक है। इस आरक्षण का इनको अधिकार दिया गया था। इसके अनुसार जो राज्य है, राज्य को यह अधिकार होगा कि वो पिछड़े वर्ग के जो लोग होंगे उनको सरकारी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण देगी, ठीक है। आरक्षण देने के लिए उनके पास में जो वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके पास में दो शर्तें होना जरूरी है। पहला कि जो वर्ग होगा वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है। ये नहीं है कि वो उनके पास में सारी फैसिलिटीज हैं और अच्छी अच्छी जॉबें कर रहे हैं वो लोग, उनके पास में जमीनें भी हैं, ठीक, अच्छे मकान भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सारी वो जांच पड़ताल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही निश्चित किया जाएगा कि वो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं है। सेकंड होना चाहिए कि उस वर्ग का सरकारी सेवा में कोई भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, यानी उनके परिवार में से भी कोई भी व्यक्ति आईपीएस, आईएएस ऑफिसर या कोई किसी भी सरकारी पद पे पहले से ना हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो उनको इन सुविधाओं के जो आरक्षण है उसकी सुविधा दी जाएगी। जो जो ये भेदभाव है, ठीक है, ये समानता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भेदभाव है, लेकिन ये एक सकारात्मक भेदभाव दिया गया है संवैधानिक संविधान के अंदर, क्योंकि सभी लोगों को समान रखने का मतलब ये है कि जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, उनको भी बाकी लोगों के बराबर मौके मिल जाए। क्योंकि पहले जो थे वो बहुत ही पहले के टाइम पर जो जिनको किसी भी तरीके से समान नहीं समझा जाता था, उनको समानता का अधिकार देके बराबरी पे लाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान में इस प्रावधान को लाया गया था, ताकि सभी लोग समान रूप से बराबर आकर आरक्षण प्राप्त कर सके। वरना जो पैसे वाले लोग हैं वही सरकारी नौकरियां लेते रहेंगे, ठीक है। जो निचले वर्ग के लोग हैं ना वो आवेदन कर सकेंगे ना उन्हें नौकरियां मिल सकेगी। तो इस असमानता को खत्म करने के लिए एक सकारात्मक भेदभाव लाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 16 खंड 4A हमें बताता है कि अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है। तो जो आरक्षण उन्हें नौकरी में मिलता है वही आरक्षण उनको पदोन्नति यानी जो प्रमोशन है उसमें भी दिया जाता है। तो राज्य को यह अधिकार है कि वे एसटी और एससी वर्ग के लिए जो प्रमोशन में आरक्षण भी निश्चित कर सके, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 16 खंड 4B, खाली आरक्षित रिक्तियों यानी एम्प्टी को आगे ले जाने की अनुमति देता है। उन्हें किसी विशिष्ट वर्ष के लिए 50% की सीमा से बाहर रखता है। तो आरक्षित पद यदि किसी वर्ष में जो खाली पद है जो एसटी और एससी के लिए दिए जाते हैं, अगर वो खाली रह जाते हैं, ठीक है, 50% उनको जो आरक्षण दिया गया है उसके अंदर अगर उनकी सीटें खाली रह जाती है तो उस पे किसी और व्यक्ति को नहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। वो पद खाली छोड़ दिए जाएंगे, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी अगले वर्ष के लिए। अगर अगले वर्ष किसी ने आरक्षण के किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के नागरिक ने आवेदन किया और सीट वो योग्य हुआ तो वो जो सीटें हैं वो उनको ही दी जाएगी, वो किसी और व्यक्ति के लिए नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये राज्य ने कानून बना रखा है, तो ये सभी जो सीटें होंगी वो चाहे खाली पड़ी रहे लेकिन वो किसी और को नहीं फॉरवर्ड होंगी, वो उन्हीं व्यक्तियों को, वो उन्हीं एसटी और एससी के जो प्रतिनिधि होंगे उन्हीं को दी जाएगी। आगे है अनुच्छेद 16 खंड 5, धार्मिक संस्थानों में पदाधिकारियों के लिए विशेष कानूनी प्रावधानों की अनुमति देता है, जिसके तहत उन्हें किसी भी विशेष धर्म और संप्रदाय से संबंधित होना आवश्यक होता है। तो ये जो है खंड 5, ये धार्मिक पदों के लिए अपवाद है। यहाँ राज्य ये देखता है कि किसी भी जो धार्मिक संस्था के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उस धर्म को मानता हो। फॉर एग्जाम्पल के जो मंदिर है, मंदिर में हम किसी जो मुसलमान है उसको, इमाम को हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उस धर्म को मानता ही नहीं है। तो जो हमारा मंदिर है उसमें पुजारी जो होगा, जो हिंदू धर्म को मानता होगा, जिसको उसके सब रीति रिवाज संस्कार सब पता होंगे, उसी को नियुक्त किया जाएगा। ऐसे ही मस्जिद में इमाम को नियुक्त किया जाएगा जो सारे जो है उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनको मानता हो, ठीक है। तो इसीलिए ये संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद जो 25 से 28 तक हमें क्या देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। तो इसीलिए जो धार्मिक पदों के लिए भी ये अपवाद माना गया है, क्योंकि इसमें भी समानता नहीं देखी जाएगी, इसमें धर्म को रखा गया है। तो धर्म के अनुसार ही राज्य जो होगा वो
मंदिर के लिए पुजारी को और मस्जिद के लिए इमाम को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 16 खंड 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को अनुच्छेद 16 में खंड 6 को 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था, जो 14 जनवरी 2019 को प्रभावी हुआ। ये खंड राज्य को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के सदस्यों के लिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान करने का अधिकार देता है, परंतु ये प्रावधान मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त 10% की सीमा के भीतर होना चाहिए। इस खंड को आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित उन लोगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था जो पहले से स्थापित आरक्षण श्रेणियों में नहीं आते हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य समय समय पर किसी व्यक्ति को पारिवारिक आय की समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन आर्थिक रूप से वंचित है। तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण यह प्रावधान अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया एक नया अपवाद है। राज्य को यह अधिकार है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान कर सकेंगे, और यह आरक्षण केवल आर्थिक रूप से जो कमजोर नागरिक होंगे उन्हीं के लिए है। ठीक है, इसमें एसटी, एससी और ओबीसी शामिल नहीं होगा। यह राज्य की विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको 10% का आरक्षण देना वैध होगा। ठीक है, अवैध नहीं होगा। लेकिन ये केवल जनरल कैटेगरीज के लिए होगा। ठीक है, इसमें ना एसटी शामिल होगी, ना ओबीसी शामिल होगा और ना एससी शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये कैटेगरी लाई गई है ईडब्ल्यूएस की, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए है, ना कि एसटी, एससी, ओबीसी जो जाति पे आधारित आरक्षण उनके लिए। ठीक है, जो ये आरक्षण लाया गया है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण है, और एसटी, एससी और ओबीसी जो आरक्षण है वो जाति पर आधारित आरक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की विशेषताएं। पहला है सभी को समान अवसर की गारंटी दी जाती है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है समान अवसर प्रदान करने में राज्य की क्या भूमिका होगी। तो इसका अर्थ है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए रोजगार के समान अवसर है वो निकालेगा, और उनकी जिम्मेदारी क्या होगी कि चाहे वो उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर भी होगा। ठीक है, इस तरीके से यानी सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। रोजगार में अनावश्यक भेदभाव को रोकना। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार, नौकरियों और नियुक्तियों में जाति, नस्ल, क्षेत्र, जन्मस्थान और निवास स्थान के आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के अनावश्यक भेदभाव को भी रोकता है। ठीक, गैर नागरिकों पर लागू नहीं होता है। तो आरक्षण संबंधी यह प्रावधान केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए होती हैं, वो बाहर के जो विदेशी लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती है, और जो भारत केंद्र शासित राज्य है उन्हीं के निवासियों के लिए होती है। उसके अलावा जो राज्य है उनके लिए ये जो है नौकरियां, इनकी सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है, अन्य देशों से आने वाले गैर नागरिकों को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक ही इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकता है, यानी जो विदेशी होगा उसको नागरिकों के जो इस प्रावधान के इस अनुच्छेद 16 का लाभ नहीं मिलेगा। संसद की शक्ति। भारतीय संसद को अनुच्छेद 16 के प्रावधानों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए कानून पारित करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संसद को ये विशेष शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में निवास की शर्तें निर्धारित कर सके। ठीक है, परंतु कोई भी राज्य सरकार अपने आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती है, यानी कि जो ये पावर दी गई है नियम बनाने की नौकरियों के अंतर्गत निवास से संबंधित, वो सिर्फ संसद को दी गई है। कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं इससे संबंधित केस लॉस। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दौरेराजन 1951 में न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया था। ठीक है, जिससे प्रथम संवैधानिक संशोधन को प्रोत्साहन मिला और जिसने ऐसे आरक्षण को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा। ठीक है, तो 15(4) में वही जातिगत जो है आरक्षण वो जोड़ा गया था।
इंद्र सहानी बनाम भारत संघ 1992 में मंडल आयोग के मामले में लोकप्रिय रूप से जाना जाने वाला यह मामला ओबीसी के लिए 27% और आरक्षण को बरकरार रखता है, लेकिन ओबीसी के भीतर अधिक उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभों से वंचित करने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश करता है। ठीक है, यानी जो ओबीसी है 27% का जो आरक्षण है वो दिया गया है, परंतु जैसे जैसे उनमें जो है प्रोग्रेस होगी, यानी कि जैसे जैसे उनकी स्थिति में बदलाव आएगा, ठीक है, जो उनकी स्थिति में सुधार आएगा, तो क्रीमी लेयर के द्वारा उनको इसी जो आरक्षण से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। जो ओबीसी के वे लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं इसीलिए उन्हें आरक्षण के लाभ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होनी चाहिए, यानी परिवार के जो लोग हैं 8 लाख से अधिक आय वाले परिवार क्रीमी लेयर में आते हैं। उच्च सरकारी पदों जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ग्रुप ए और बी के अधिकारी वाले ऐसे परिवारों के बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी उन्हें भी इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये क्रीमी लेयर आरक्षण केवल ओबीसी पर लागू होता है, एसटी और एससी पर नहीं होता है। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 16 हम फिनिश होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप तुरंत देख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।